नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। उत्तर प्रदेश के मथुरा और वृंदावन में भगवान कृष्ण के पवित्र धामों का दर्शन करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विशेष ट्रेन से पहुंचेंगी। उनके आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अचूक बनाया है। 12 आईपीएस अधिकारियों के नेतृत्व में एटीएस कमांडो, पीएस बल और लगभग 4000 पुलिसकर्मी पूरे इलाके में तैनात रहेंगे। मंदिरों पर दर्शन के निर्धारित समय से आधा घंटा पहले पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को प्रवेश न देने के निर्देश जारी किए गए हैं ताकि महामहिम की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। सुरक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मथुरा वृंदावन का दौरा कर इंतजामों का जायजा लिया है। उच्च स्तरीय बैठक में प्रोटोकॉल, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुई है। मंदिर परिसरों के आसपास ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरों की विशेष जांच और सघन गश्त के आदेश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को पूर्वाहन से ही वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है, जबकि मंदिरों पर दर्शन के समय के दौरान सख्त पाबंदी रहेगी। ये यात्रा राष्ट्रपति मुर्मू की भक्ति और सांस्कृतिक विरासत के प्रति समर्पण को दर्शाती है। वृंदावन के भक्तों में उत्साह का माहौल है, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण दर्शन की व्यवस्था में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। स्थानीय प्रशासन ने अपील की है कि भक्त सोशल मीडिया पर यात्रा से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें और सहयोग करें। तो आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा है और बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। स्पेशल ट्रेन से पहुंचेंगी मथुरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 घंटे तक मथुरा वृंदावन में रहेंगी राष्ट्रपति। आपको बता दें, बांके बिहारी मंदिर में करेंगी दर्शन पूजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा दौरा आज। और आपको बता दें, 2 साल बाद राष्ट्रपति मुर्मू का ट्रेन का सफर है। ये स्पेशल ट्रेन से पहुंचेगी मथुरा वृंदावन। द्रौपदी मुर्मू का दौरा है। 7 घंटे तक मथुरा वृंदावन में रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बांके बिहारी मंदिर में करेंगी दर्शन पूजन। राष्ट्रपति मुर्मू का मथुरा दौरा आज, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2 साल बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कितने बजे पहुंच रही हैं? अरुण, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हम अपने संवाददाता से जल्दी जुड़ेंगे, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। अरुण, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कितने बजे पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू? यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का टाइम है 11 बजे लगभग टाइम है उनका, लेकिन अभी उनका पहुंचने का पहुंचने वाली है थोड़ी देर में जी। और राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ सबसे पहले कई जगहों पर मंदिरों का दर्शन करने का कार्यक्रम है। उसको लेकर के यहाँ सबसे पहले जो कार्यक्रम है उनका है जी। उनका जो कार्यक्रम है यहाँ पर कुब्जा कृष्ण मंदिर है और बहुत चर्चित मंदिर है। हालांकि बहुत ज्यादा लोग वहां नहीं आते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर कुब्जा का उद्धार किया था जी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंचने वाली हैं और उसको लेकर के भारी जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। सभी अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और उनको सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ले जाने की तैयारी है। श्रद्धालुओं को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? श्रद्धालुओं को सबसे पहले एक्चुअली ब्रज जो है पूरा मथुरा तीर्थ नगरी है और तीर्थ नगरी में जिस प्रकार से श्रद्धालु लगातार रोज आते हैं, उनको उस हिसाब से डाइवर्जन की पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया है। मथुरा में जितने भी आने वाले श्रद्धालु हैं उनको अलग अलग रूट से निकालने की तैयारी है। विशेष रूप से जो बड़े मंदिर हैं, जो ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि मंदिर है, और जो अब महामहिम के आने के बाद में जो बहुत चर्चित हो गया है कुब्जा कृष्ण मंदिर, वहां पर भी जो श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके, उससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो उन श्रद्धालुओं को बताया गया है कि इसके बाद में जो राष्ट्रपति का प्रोग्राम है उसके बाद वो दर्शन कर सकते हैं। तो लगातार श्रद्धालुओं को यहाँ पर इस भीड़ से उनका जो एक सिस्टम है, जो राष्ट्रपति महामहिम की सुरक्षा को लेकर सिस्टम तैयार किया गया है, उस सिस्टम से भीड़ को बचाने की तैयारी की जा रही है। जी अरुण, क्या कुछ खास कारण है मथुरा में दर्शन करने का?
महामहिम राष्ट्रपति हैं तो उनके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस प्रकार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई कारण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी महामहिम जिस प्रकार से मथुरा में आकर के और एक ऐसा मंदिर उन्होंने चयन किया है, और ये मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ शायद बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि महामहिम जो जहां से हैं वो भी एक दलित पिछड़े आदिवासी क्षेत्र का है, और यहाँ पर जो मथुरा का जो कुब्जा कृष्ण मंदिर चुना गया है वो कुब्जा जो थी वो कंस के राज में, और एक ऐसी महिला थी जो बिल्कुल अति दलित थी, अति पिछड़ी हुई थी और उसको उपेक्षित थी वो। तो मैं समझता हूँ महामहिम ने जो इस मंदिर का चयन किया है वो इसी वजह से चयन किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार से कुब्जा जैसी महिला का उद्धार किया, आज के लोकतंत्र में इसी प्रकार से महिला और जो पिछड़े हैं उनका उद्धार होना चाहिए। ये संदेश जाने के लिए, मुझे लगता है इस संदेश को देने के लिए महामहिम ने बजाय बड़े मंदिरों के, जो बहुत बड़े मंदिर है, जाएंगी तो वहां भी महामहिम, लेकिन उन्होंने जो सबसे पहले चयन किया है वो कुब्जा कृष्ण मंदिर का चयन किया है। जी अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मथुरा दौरा, जल्द ही पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया है। ट्रेड शो के आयोजन स्थल और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में कई देशों के प्रतिनिधि और कंपनियां भाग ले रही हैं, जो अपने अपने उत्पादों और तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं। यह ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्रों को वैश्विक मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ट्रेड शो के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य निवेश को बढ़ाना और बढ़ावा देना है, स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और व्यापारिक अवसरों का विस्तार करना है। ग्रेटर नोएडा में आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड शो में हिस्सा लेने बॉलीवुड के सितारे भी पहुंच गए हैं। फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर अपने पिता बोनी कपूर के साथ पहुंचे हुए हैं। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल को नई पीढ़ी की मिसाइल कहा जा रहा है। खास बात यह है कि इस मिसाइल का परीक्षण रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से की गई है। ऐसा पहली बार है जब खास डिज़ाइन वाली रेल लॉन्चर से किसी मिसाइल को दागा गया है। इस मिसाइल के सफल लॉन्च से भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है, जो रेल नेटवर्क पर चलते हुए मिसाइल छोड़ सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि प्राइम के सफल परीक्षण पर DRDO को बधाई दी है। उन्होंने मिसाइल के सफल परीक्षण को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से माध्यम की दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। ये अगली पीढ़ी की मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिज़ाइन की गई है और कई उन्नत सुविधाओं से लैस है। आपको बता दें कि अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज़ की सबसे आधुनिक मिसाइल है। ये इंटरमीडिएट रेंज वाली है जो 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इसमें कई एडवांस फीचर हैं, जैसे कि सटीक निशाना लगाने की क्षमता, तेज़ रिएक्शन टाइम और मजबूत डिज़ाइन। ये मिसाइल इसलिए भी ख़ास है क्योंकि इसे रेल लॉन्चर से लॉन्च की गई है। ये एक मोबाइल लॉन्चर है। इसकी खासियत है कि ये रेल नेटवर्क पर बिना किसी तैयारी के चल सकता है। क्रॉस कंट्री मोबिलिटी देता है, यानी ये जंगल, पहाड़ और मैदान में आसानी से लाया जा सकता है। इससे मिसाइल लॉन्च करने में बेहद कम समय लगता है। इसके सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कम विजिबिलिटी में भी मिसाइल लॉन्च कर सकता है। और आपको बता दें, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हो रहा है। भारत अब ट्रेन से भी ये मिसाइल दाग सकेगा। बड़ी उपलब्धि भारत की। रेल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये भारत की बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान और चीन की इसे देखकर नींद उड़ गई है, क्योंकि अब भारत अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर रहा है और भारत की बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है। भारत अब ट्रेन से भी दाग सकेगा मिसाइल। और आपको बता दें, रेल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हो रहा है और बड़ी उपलब्धि देखी जा रही है भारत की। पाकिस्तान और चीन की जो
और आपको बता दें कि कर्नल देवानंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल साहब का बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी आपका भी धन्यवाद। जय हिंद। ये भारत की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है जो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हो रहा है। कुछ खास क्या खासियत है इस मिसाइल के अंदर, थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको ये कह सकता हूं कि जहां तक इसके टेक्निकल डाटाज हैं वो सब जग जाहिर हैं, पर सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से ये बिल्कुल एडवांस सीरीज की जो ये अपनी मिसाइल का जो इसका किया गया सफलता से, तो सबसे बड़ी चीज जो निकल करके आ रही है वो ये है कि जिस प्रकार देश के दुश्मन पाकिस्तान और चीन, जिनको हम मानते हैं, दुनिया में और भी देखते हैं, तो भारत की जो सामरिक ताकत और भारत जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी एक नई छवि से उभर के आ रहा है, तो मैं मानता हूं इसका और जो टेस्टिंग की गई है ऐसे समय पे की गई है जहां पर एक तरफ रूस और यूक्रेन के अंदर भी एक निर्णायक मोड़ लेके आ रहा है, जहां पर हो सकता है आने वाले समय में बहुत ये युद्ध की अंतरराष्ट्रीय, जिसको विश्व युद्ध की शकल देखते हैं, वो ले सकता है। दूसरी तरफ इजराइल और भारत के अंदर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि इजराइल के समर्थन में है कि विरोध में है, जहां बहुत सारे लोग हैं जो ये मानते हैं कि लाइक सऊदी और पाकिस्तान का जो गठबंधन जोड़ हुआ है, इस गठबंधन के अंतर्गत देश के अंदर हम लोग ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर ये माना जा रहा था कि भारत कहीं कमजोर तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो टेस्टिंग सफलतापूर्वक की गई है, ये इन सब दुनिया के लिए एक तरह संकेत है कि कोई कितने ही गठबंधन कर ले, पर भारत सदैव ताकतवर रहेगा और भारत अपनी सुरक्षा में बिल्कुल तरीके से करेगा जो देशवासी उम्मीद करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कर्नल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा और दर्शकों को थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए कि ट्रेन से दागने का क्या मतलब है। देखिए, ये जिस दागने का मतलब ये है कि इसका जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है, कोई भी मिसाइल अलग अलग तरीके से, अलग अलग उनके लॉन्चिंग सिस्टम होते हैं, उनकी काबिलियत होती है, पर जैसे आपने बताया कि ट्रेन से लॉन्च का मतलब है कि ये मोबाइल प्लेटफॉर्म है और हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में इनके 3 संकेत निकल के आते हैं। पहला तो है कि इस टारगेट को कोई भी दुश्मन जब हम लॉन्च करेंगे तो उसको इसकी पहचान करना मुश्किल होगी कि कहां से हम कर सकते हैं। दूसरा, अगर एक जगह हमारा कोई नुकसान भी हो जाता है, दुश्मन इसको न्यूट्रलाइज भी कर देता है, क्योंकि मोबिलिटी है तो वो दूसरी जगह जाकर के कर सकता है। तीसरी जगह सबसे बड़ी बात जो निकल करके आती है, एक टेक्नोलॉजी दर्शाता है कि अगर हम दुश्मन हमारे इन टारगेट्स को 1-2 को खत्म कर दे तो हम कहीं से भी इसको मोबाइल होकर के दुश्मन का नुकसान कर सकते हैं। और तीसरी बात है कि अगर कोई हमारे सामरिक किन्हीं से रिश्ते हैं जो हर देश के होते हैं, तो उनके लिए भी हम ये चीज उपलब्ध करा सकते हैं। वैसे देखिए, जो सऊदी अरेबिया की जो बात निकल करके आई है कि चीन और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया मिल गए हैं, मेरा ये मानना है कि इसी से जोड़ करके देख के बताना चाहूंगा, जो दर्शक अपने अपने नेगेटिविटी से देखते हैं, कि सऊदी अरेबिया के पास ऐसा क्या है जो भारत को चिंता करने की जरूरत है। पाकिस्तान जहां तक उनके साथ उनके संबंध आप देखें ना, जो उनके पास कोई ऐसा कुछ है नहीं, और पाकिस्तान अगर किसी तरीके से सऊदी अरेबिया को, मैं तो ये मानता हूं, मरवाने का काम कर दिया, जो थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया अपनी चीज लेकर के अपनी स्थिति मजबूत कर रहा था, और भारत के साथ भी जो हमारे रिश्ते थे उनको भी उन्होंने खराब करवा दिया। देखिए, ऐसा थोड़ी होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो भारत की बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, जल्दी ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है की कसौटी, राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चांदनी चौक मार्केट पहुंची, जहां उन्होंने सफाई अभियान का जायजा लिया।
जैन मंदिर से होते हुए शीशगंज गुरुद्वारा तक उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं इस मौके पर उनके साथ चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद रहे। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने सफाई कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि बाजारों को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना है, कहीं भी सड़कों पर कूड़ा या गंदगी नजर ना आए। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों से हाथ जोड़कर भी अपील करी कि दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप सबका भी हमें सहयोग चाहिए और कहीं पर भी दीवारों पर पोस्टर्स ना लगाएं। चलिए आपको दिखाते हैं सीएम रेखा गुप्ता ने किस तरह सफाई अभियान का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश किया और निरीक्षण के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। सफाई अभियान के तहत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है इस समय चांदनी चौक में मौजूद है और वो यहाँ पर आपको बता दें कि जैन मंदिर से होते हुए गुरुद्वारा तक जो है पूरा सफाई अभियान का जायजा भी ले रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों में जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ पर चांदनी चौक जो मार्केट है वहाँ पर पहुँची हुई हैं और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे मुलाकात कर रही हैं। या मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से सड़कों का जायजा ले रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो है सफाई होनी चाहिए, सड़क जो है साफ़ रहनी चाहिए, उसको लेकर लगातार जो है दिशा निर्देश भी दे रही हैं। और आपको बता दें कि तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं झाड़ू जो है लगाते हुए नज़र आएंगे। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से सिविल डिफेंस के तमाम कर्मचारी मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सफाई अभियान जो चलाया जा रहा है किस तरीके से। और ये आप तस्वीरें जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगे किस तरीके से दिल्ली नगर निगम के तमाम जो कर्मचारी हैं वो आपको इन तस्वीरों में जो है मौजूद हैं। और बता दें कि दिल्ली का जो ये पूरा इलाका है चांदनी चौक मार्केट, वहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आज जो सड़कें हैं वो किस तरह से आपको खाली नज़र आएंगी और सिर्फ यहाँ पर जो लोग नज़र आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि मेरा कूड़ा जो है वो मेरी जिम्मेदारी है और जो है उसको डस्टबिन में ही डाला जाए। कूड़े जो घर होता है या फिर जो ये बनाया गया है इसके अंदर ही जो है कूड़े को डाला जाए, गंदगी जो है सड़कों पर वो ना फैलाई जाए। एक बड़ा मैसेज जो है स्वच्छता ही सेवा वो देने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पोस्टर जो है एमसीडी के तमाम कर्मचारी जो है लिए हुए आपको नज़र आएंगे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तमाम जो कर्मचारी हैं आप देखिए दिल्ली नगर निगम के, यहाँ पर महिलाएं हैं, तमाम जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर गीला कचरा, सूखा कचरा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो कूड़ा होता है उसमें भी कई अलग अलग प्रकार का होता है, कोई गीला कूड़ा होता है, कोई सूखा होता है, तो उसके हिसाब से ही उसको डस्टबिन में जो है वो डालना चाहिए। उसका एक बड़ा मैसेज जो है वो यहाँ पर आज दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो खुद जो है यहाँ पर जायजा ले रही हैं और यहाँ पर सड़कों पर उतर कर लोगों से कैसे यहाँ पर मुलाकात भी कर रही हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आपको तस्वीरों में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी के जो सांसद हैं चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, वो आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे और यहाँ पर इस सफाई अभियान का जो है जायजा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा जो अभियान चलाया जा रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं और किस तरीके से जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर सफाई अभियान का जायजा लेते हुए तस्वीरों में दिखाई भी दे रही हैं। चांदनी चौक का क्षेत्र ये हमारा हेरिटेज एरिया है, लाखों लोग रोजाना यहाँ विजिट करते हैं। हमारी ऐतिहासिक धरोहर भी है, व्यापारिक संगठनों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और जब त्योहारों का मौसम हो तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ की साफ सफाई और मेंटेनेंस हो जाती है। तो आज इस एरिया को हमने इसीलिए चुना कि त्योहारों के दिन हैं, अनेक प्रकार की यहाँ से यात्राएं भी निकलती हैं, धार्मिक स्थल इस रोड पे बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं, तो यहाँ सफाई भी दुरुस्त होनी चाहिए और यहाँ की मेंटेनेंस भी सही होनी चाहिए। तो मैंने जगह जगह पे देखा कि कूड़ेदान जो टूटे हुए हैं, जो ग्रिल टूटी हुई है, जो ज़मीन में कहीं गड्ढा है, कहीं स्लैब ख़त्म है, तो इस सारी व्यवस्था को अधिकारियों के साथ हमने देखा है और इसको दुरुस्त करने के लिए कहा है। मैं सभी हमारे व्यापारी भाई यहाँ पे हैं और हज़ारों उपभोक्ता यहाँ रोज़ आते हैं, उनकी सुविधा के ध्यान के लिए और सभी जो हमारे यहाँ धार्मिक स्थल हैं उनके भक्तजन जो यहाँ रोजाना आते हैं उनके लिए भी सबको सुविधा हो।
आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता ने आज चांदनी चौक के बाजारों का जायजा लिया है। इस दौरान चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी मौजूद रहे हैं। इसके बाद हमारे संवाददाता ने बीजेपी सांसद से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह हम रेखा गुप्ता चांदनी चौक के बाजारों में पहुंची और सफाई अभियान का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम रेखा गुप्ता के आने से अब चांदनी चौक की बाजारों में साफ सफाई में सुधार आएगा, बाजारों और बेहतर होंगे। वहीं उन्होंने विपक्ष पर भी किस तरह निशाना साधा, ये आपको सुनाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज चांदनी चौक में सफाई का जायजा लिया है। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए चांदनी चौक के सांसद हैं। सर, जिस तरीके से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सफाई का जायजा लिया, किस तरह की व्यवस्था है सर? देखिए, जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सारे मामले को देखा है और उसको ठीक करने के सारे उन्होंने आदेश समुचित तौर पर सभी अधिकारियों को दिए हैं। आपको लगता है बदलाव होगा जब इस तरीके का जायजा? निश्चित रूप से बदलाव होगा। आने वाले समय में त्योहारों के दिन चांदनी चौक अच्छा दिखाई देगा। जी सर, एक आखिरी सवाल है, जीएसटी को लेकर जो आप लोग महोत्सव कर रहे हैं, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि लूट उत्सव है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष केवल और केवल राजनीति कर रहा है। हमने बातचीत करी बीजेपी के सांसद है चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज चांदनी चौक में सफाई का जायजा लिया है। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए चांदनी चौक के सांसद हैं। सर, जिस तरीके से रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सफाई का जायजा लिया, किस तरह की व्यवस्था है सर? देखिए, जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने सारे मामले को देखा है और उसको ठीक करने के सारे उन्होंने आदेश समुचित तौर पर सभी अधिकारियों को दिए हैं। आपको लगता है बदलाव होगा जब इस तरीके का जायजा? निश्चित रूप से बदलाव। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य की दर्जा देने की मांग को लेकर हिंसक आंदोलन अब उग्र हो गया है। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 80 लोग घायल हो गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को लेकर बीते कई महीनों से अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अब छात्र उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लेह में भड़की हिंसा की कड़ी निंदा की है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि केंद्र शासित प्रदेश में शांति भंग करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपराज्यपाल ने कहा, हम जानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यहाँ तक कि भूख हड़ताल भी लोकतांत्रिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में हमने जो देखा कि लोगों को भड़काया जा रहा है, नेपाल और बांग्लादेश से तुलना की जा रही है, निजी कार्यालयों और घरों में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, पथराव किया जा रहा है, ये लद्दाख की परंपरा नहीं है। बता दें, लद्दाख में जो हिंसक आंदोलन है वो उग्र है और आपको बता दें, सोनम वांगचुक कई दिनों से इस पर धरना दे रहे थे। अब तक 4 लोगों की मौत की खबर है और कई घायल हैं। और आपको दिखाते हैं इस ग्राफिक के ज़रिए कि लद्दाख में इस वक्त क्या चल रहा है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए आंदोलन हो रहा है और 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा की मांग भी हो रही है। ये बड़ी खबर है। कारगिल और लेह अलग लोकसभा सीट की भी मांग है। ये मांगे हैं। सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती की मांग भी है। और आपको बता दें, सरकारी जो नौकरियां उसमें मांग को लेकर भी आंदोलन जारी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये मांग जारी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिनों लद्दाख में जैन जी के नाम से विरोध प्रदर्शन दिखाने की कोशिश को लेकर कांग्रेस को प्रायोजित बताते हुए इस पर हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मामले की जांच से पता चला कि लद्दाख में हुई हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे कांग्रेस का हाथ है। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जैन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जैन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जैन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं, इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं, ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड वो वायलेंस
बीजेपी की दफ्तर की तरफ टारगेट कर रहे हैं, उसका क्लियर वीडियो भी सामने आया है। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान की दोनों टीमें क्रिकेट के मैदान पर एशिया कप में भिड़ी तो उसके बाद से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14 सितंबर को भारतीय टीम का हाथ ना मिलाना पाकिस्तान को इतना बुरा लगा था कि उन्होंने मैच रेफरी की शिकायत अंपायर से कर दी थी। उसके बाद यूएई के खिलाफ मैच से पहले भी रोना धोना किया था, लेकिन पाकिस्तानियों ने अपनी सारी हदें 21 सितंबर को पार कर दी। 21 सितंबर को यानी बीते रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप सुपर 4 का मुकाबला खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत को उकसाने वाले इशारे किए, जिससे हालांकि भारतीय प्लेयर्स ने अपना आपा नहीं खोया। पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान ने भारत के खिलाफ अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद गन सेलिब्रेशन किया था। इतना ही नहीं बल्कि हारिस रऊफ ने विमान गिराने का इशारा किया था। जब भारतीय फैंस उनको बाउंड्री पर विराट कोहली के नाम से चढ़ा रहे थे तो हारिस रऊफ ने विमान गिराने का इशारा किया और अपने हाथ से 6-0 का इशारा किया। दोनों खिलाड़ियों ने इस तरह टीम इंडिया के फैंस और खिलाड़ियों को उकसाने की कोशिश की। हालांकि अब बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इन दोनों खिलाड़ियों की शिकायत कर दी है। बीसीसीआई ने दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बीसीसीआई ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के खिलाफ हारिस रऊफ के भड़काने पर आपत्ति जताई है। बीसीसीआई के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जानबूझकर ऐसा किया है और उनको इसका पछतावा भी नहीं है। थाईलैंड से आए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। उसने सबको हैरानी में डाल दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक सड़क का एक विशाल हिस्सा धंस गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। इस सड़क के धंसने और भयानक गड्ढा बनने का वीडियो वायरल हो रहा है। इससे यातायात बाधित हो गया है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और आसपास के इलाकों को खाली कराना पड़ा है। 50 मीटर गहरा सिंकहोल वजीरा हॉस्पिटल के सामने लगभग 900 स्क्वायर मीटर तक फैल गया, जिससे यातायात रुक गया। जैसे ही गड्ढा बड़ा हो गया और 4 लेन की सड़क पूरी तरीके से टूट गई, कारों ने पीछे हटने की कोशिश की। एपी की रिपोर्ट के अनुसार बैंकॉक के गवर्नर चार्ट सिटपन ने कहा कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन सड़क धंसने से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का मानना है कि अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण यह हादसा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंडरग्राउंड ट्रेन निर्माण से गंदगी अंदर आ रही थी। सौभाग्य से कोई मौत या घायल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा अस्पताल में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम पुलिस स्टेशन को लेकर चिंतित हैं। वे अभी भी खतरनाक हैं और जनता को हटा दिया गया है। दोपहर तक अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने आगे की ज़मीनी गतिविधि पर रोक लगा दी है और साइट की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चार पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।